नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। कहते हैं कि जीने का मजा तब है जब सामने चुनौती बड़ी हो। बीजेपी फिलहाल उन राज्यों में चुनाव लड़ रही है जहां उसके लिए रास्ते आसान नहीं हैं। बंगाल तो फिर भी आसान कह दिया जाए, लेकिन केरल, यहां की धरती सियासी लिहाज से बीजेपी के लिए बंजर कही जाती है। बीते चुनाव में कड़ी मशक्कत के बाद बीजेपी के हाथ सिर्फ एक सीट लगी थी, लेकिन इस बार फिर से बीजेपी ताल ठोक रही है। आज से केरल में बीजेपी ने विजय यात्रा की शुरुआत की है और इसे हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंचे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो इस बंजर धरती में क्या बीजेपी का कमल खिलेगा? क्या योगी आदित्यनाथ असरदार होंगे, या फिर इस दौरे को इस नजरिए से भी देखना चाहिए कि संघर्ष के यज्ञ में हर आहुति महत्वपूर्ण होती है और योगी आदित्यनाथ के जाने से कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा, क्योंकि यह वही प्रदेश है जहां राजनीतिक हिंसा का एक लंबा इतिहास भी है, कई तरह के आरोप भी हैं। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप सबके विजय यात्रा के लिए आप सबको अपनी ओर से, उत्तर प्रदेश की ओर से हृदय से शुभकामना देने के लिए आपके बीच में आया हूं। जय जय श्री राम। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह अंदाज उस धरती पर था जहां सनातन धर्म को नया आयाम देने वाले आदि शंकराचार्य ने जन्म लिया। गोरक्ष पीठ के महंत और देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम ने पहले उन्हें प्रणाम किया और फिर केरल आने का मकसद भी साफ कर दिया। आज केरल की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी न केवल आपको समृद्धि का, बल्कि प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के सुरक्षा की गारंटी भी दे सकती है। बीजेपी की विजय यात्रा में शामिल होकर सीएम इस रैली को संबोधित करने पहुंचे थे, लिहाजा अपनी सरकार की खूबियां बताई और केरल सरकार की खामियां। बात शुरू हुई उस विवाद से जिसकी पहली खबर केरल से सामने आई थी, और उस पर कानून की उत्तर प्रदेश से। लव जिहाद के नाम पर प्रारंभ की जा रही यहां की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने की साजिश के खिलाफ आज तक कोई प्रभावी कानून नहीं बना पाई, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ही केस आए थे। लव जिहाद के खिलाफ एक सख्त कानून बना करके हम लोगों ने ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करना प्रारंभ किया है। लव जिहाद के बारे में यहां की न्यायालय ने 2009 में इस बात को स्पष्ट किया था कि लव जिहाद केरल जैसे स्टेट को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश का हिस्सा है। सीएम योगी डंके की चोट पर बात कहना जानते हैं और ये भी जानते हैं कि कहां कौन सी बात कही जाए, लिहाजा केरल में भी बड़ी बारीकी से राम मंदिर में सहयोग के लिए जनता को धन्यवाद दिया, तो सबरीमाला पर सरकार पर निशाना भी साधा। केरल की सरकार सबरीमाला के प्रकरण में जनास्था के साथ खिलवाड़ करती है, लेकिन आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जनभावना का सम्मान करते हुए अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भव्य राम मंदिर के कार्य का शुभारंभ किया है। केरल की ओर से जो योगदान दिया गया है वो दिया जा रहा है। मैं इसके लिए केरल की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। सीएम योगी ने अपनी सरकार के काम के आधार पर भी केरल सरकार को निशाने पर लिया। सवाल पूछा कि अगर 24 करोड़ की आबादी में कोरोना पर अच्छा काम हो सकता है तो केरल में क्यों नहीं? 24 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है और उस 24 करोड़ की आबादी में आपने देखा होगा कोरोना प्रबंधन किस रूप में होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर 2000 से भी कम एक्टिव केस कोविड के उत्तर प्रदेश के अंदर बचे हैं। बेहतर कोविड प्रबंधन के लिए WHO ने भी उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की है। आखिर कोविड नियंत्रण केरल के अंदर क्यों नहीं होता है? इसके अलावा सीएम योगी ने PFI पर निशाना भी साधा और प्रदेश में अराजकता को बढ़ावा देने के लिए केरल सरकार को भी आड़े हाथों लिया। सत्ता के संरक्षण में इस प्रकार की अराजकता फैलेगी तो स्वाभाविक रूप से ऐसे तत्वों के दुस्साहस बढ़ेंगे जिन्होंने अभी हाल ही में
अपनी एक रैली के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में किस प्रकार की पोस्टरबाजी की थी। वे पोस्टरबाजी इस बात को साबित करती है कि उनकी मंशा भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या फिर देश के लिए और केरल के प्रति किस प्रकार की है। सीएम योगी केरल की विजय यात्रा के मुसाफिर बने हैं, लेकिन विपक्ष को उनकी इस यात्रा से भी परेशानी है। सीपीआई नेता डी राजा कह रहे हैं कि केरल में 100 योगी आदित्यनाथ भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि सीएम को यूपी पर ही फोकस करना चाहिए। वहीं बीजेपी कह रही है कि योगी जी कांग्रेस, लेफ्ट और पीएफआई तीनों के ध्रुवीकरण की राजनीति को तोड़ने गए हैं। Kerala will go in support of LDF and BJP let one, not only one Adityanath, let them set 100 Adityanaths. They cannot change the situation there, and BJP will find it extremely difficult to have foothold in Kerala. आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश में ज्यादा ध्यान देना चाहिए बनस्पत कि वो बाहर आते जाते जो रहते हैं, उत्तर प्रदेश में ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ जी से यही अनुरोध है कि बाहर ना जाके जिस प्रदेश में उन्होंने अभी तक 4 साल सरकार चलाई, उसका रिपोर्ट कार्ड देने का टाइम आ गया है और वो जनता को बताएं कि आखिर पिछले 4 साल में भारतीय जनता पार्टी, योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया है। इस तरह से कांग्रेस, वामपंथी और देश विरोधी संगठन पीएफआई का एक जहरीला कॉकटेल है केरल में, उसको तोड़ना है। और वो जो ध्रुवीकरण की राजनीति लोगों ने वहां की है, इन तीनों दलों ने मिलकर उस ध्रुवीकरण को तोड़ना है और इस ध्रुवीकरण को तोड़ने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अहम भूमिका होगी। सीएम योगी ने अपने भाषण में विकास की बात की तो तुष्टीकरण की राजनीति पर निशाना भी साधा। केरल सरकार के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया तो वहां की जनता का शुक्रिया भी अदा किया। अब सवाल यही कि सियासी लिहाज से बीजेपी के लिए बंजर मानी जाने वाली धरती पर सीएम योगी क्या कोई कमाल दिखा पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बहुत खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। पहले मेहमानों से आपका परिचय कराएं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अशोक पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुराग भदौरिया जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अनुराग जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उमाशंकर पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। उमाशंकर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रसिक वदूद साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। रसिक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लेफ्ट के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत विवेक जी आपका। पहला प्रश्न आपसे, थोड़ी बहुत हलचल है वामपंथी दलों में विजय यात्रा को लेकर। इनके आने और ना आने से केरला में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यूपी संभाल नहीं पाए हैं, बॉर्डर बंद पड़े हैं, एक ऐसे साहब को हैंडल नहीं कर पाते, हाहाकार मचा हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। केरल को में आ रहे हैं चक्कर लगाने। अरे अपना राज्य तो संभालिए पहले। केरल तो बहुत अच्छा कर रहा है, मेहनती राज्य है, तो कोई हलचल नहीं है। ये आए, जहां जाना है जाएं। अगर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, अगर मेहनत नहीं करेंगे, अगर यूपी को अच्छा नहीं करेंगे, अंत में यूपी की जनता भी नकारेगी। देखिए, ये रिलीजियस पोलराइजेशन की राजनीति ज्यादा देर नहीं चलती। योगी साहब का नैरेटिव है कि 14.50% मुसलमानों से 80% हिंदुओं को खतरा है। मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू नहीं रह सकता। लव जिहाद का बिल ले आओ भाई, आबादी बढ़ जाएगी मुसलमानों की, देश के ऊपर मुसलमानों का राज्य हो जाएगा। हिंदुओं को डराओ, वोट को पोलराइज करो, हिंदू राष्ट्र का एक फर्जी कॉन्सेप्ट दो और सत्ता में आने की कोशिश करो। आप एक बार कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। डेवलपमेंट आप नहीं करेंगे, रोजगार आप नहीं देंगे, सस्ती पढ़ाई आप नहीं देंगे। सिर्फ राम के मंदिर पे चंदा मांगने से जनता सेटिस्फाइड नहीं होती। वामपंथी दल बिल्कुल अपने तरीके से हम चलते हैं। हम अपने एजेंडा से कभी हटते नहीं है। हमारा एजेंडा सेकुलरिज्म का है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, सब बराबर हैं। और हमारा किसी भी रिलीजियस फैनेटिक ऑर्गेनाइजेशन से लेना देना नहीं है, चाहे वो हिंदूवादी हो, चाहे वो इस्लामिक टेररिज्म का ग्रुप हो। हम खिलाफ हैं उसके। मार्क्सवाद बड़ा क्लियरली कहता है, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। धर्म समाज में एक अफीम का काम करेगा अगर आप उसको राजनीति में लाते हैं और सोशल लाइफ में लाते हैं। आप आध्यात्मिक उन्नति की बात करके आप राम का नाम लीजिए, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। आप उनको, राम के नाम को कृपा करके राजनीति में ना घसीटे, ये मार्क्सवाद कह रहा है। ठीक, तो इनके योगी लेकिन योगी आदित्यनाथ काम की बात भी तो पूछ रहे हैं आप लोगों से। वो कह रहे हैं कि भाई कोरोना के केस अगर 24 करोड़ की आबादी में हम हैंडल कर सकते हैं तो आप लोग पीछे कैसे रह गए? बड़ी खुशी की बात है और हम स्वागत करते हैं। हम मोदी साहब की तरह नहीं है कि अघोषित आपातकाल हो और अपोजिशन की वॉइसेस को
आप दबा के रख दें, हम स्वागत करते हैं। आप अगर वहां पे विपक्ष में हैं, चाहे आपकी सीटें हो ना हो, आप प्रश्न जरूर पूछिए, उसके उत्तर देना हमारा उत्तरदायित्व है, हम देंगे। इसमें हम कोई हम बुरा नहीं मानते, ये होना चाहिए, ये अच्छी डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र के लिए एक अच्छी चीज है। लेकिन वहां पे आप बहुत कुछ हमसे सीखिए भी, जिस तरीके से सभी सर्वधर्म सद्भावना में हम लोग वहां रहते हैं, जिस तरीके से केरला के अंदर रिलीजियस दंगे नहीं होते हैं, जिस तरीके से वहां पे प्रॉस्पेरिटी है, ये चीजें भी योगी साहब को केरला से सीखनी चाहिए। ये मेरा उनके लिए ठीक। अशोक पांडे जी, दंगे नहीं होते लेकिन राजनीतिक हिंसाएं बहुत होती हैं। क्या आपको लगता है कि विजय यात्रा थोड़ा बहुत फर्क डालेगी केरल में? देखिए, निश्चित तौर पे आपको बता दें, अभी कई सज्जन कह रहे थे कि योगी जी को अपना कार्ड दिखाना चाहिए। योगी जी के प्रगति का कार्ड ही है कि आज पूरे देश में योगी जी को बुलाया जा रहा है। मुझे याद है नरेंद्र भाई जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गुजरात का जो मॉडल दिखाया, निश्चित तौर पे पूरे देश में छा गए। योगी आदित्यनाथ जी बिहार गए, हैदराबाद गए, बंगाल गए। आज विजय यात्रा की शुरुआत कराने के लिए उन्हें वहां की पार्टी ने बुलाया, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण में चमत्कार दिखाया, जिस तरह से उन्होंने प्रवासियों को यहाँ लाके गांव में सैनिटाइजर से लेके उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था की, निश्चित तौर पे लोगों ने उनकी पीठ थपथपाया है। और केरल की बात है, केरल में बोलने पर हिंसा होती है। केरल में पीएफआई का जन्म होता है। पीएफआई, सीपीआई, एसएफआई और कांग्रेस आई का एक कॉकटेल केरल में काम कर रहा है। उसे तोड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ जैसे महापुरुष और उसी तरह के योगी की आवश्यकता है। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, आप कैसे देखते हैं? हॉस्पिटल उनको आप एम्बुलेंस नहीं दे पाए, आपका पीपी किट में घोटाला आपने कर दिया, करप्शन कर दिया पीपी किट में, आपने मेडिकल इक्विपमेंट में घोटाला किया। आपके संसद विधायकों ने अपनी निधि वापस लेने की बात कर दी कि हमें निधि ने, हमने यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने में हमने अपनी संसद निधि से या विधायक निधि से पैसा दिया था, मुझे वापस लेना है, और आप बातें कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, फिर केरल की सरकार के लिए भी कुछ बोलिए। कि मैं बोल तो रहा हूं, इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति करती है। जो मुख्यमंत्री जी अपने प्रदेश में महिलाओं का सम्मान नहीं बचा पा रहे हैं, अपने ही प्रदेश में 4.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट समिति की बात की थी, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगा पा रहे हैं, अपने ही सरकार में अपराध नहीं रोक पा रहे, अपने ही सरकार में किसानों का सम्मान नहीं बचा पा रहे, जहां किसान 150 से ज्यादा किसानों की मौतें हो रही है, किसान धरने पे बैठा है, अपने ही सरकार में आप धान का मूल्य नहीं दे पा रहे हो, अपने ही सरकार में आप अर्थव्यवस्था हमारी उत्तर प्रदेश की चौपट हो चुकी है, अपने ही सरकार में न्याय पाने के लिए लोगों को मुख्यमंत्री के ऑफिस दफ्तर के सामने आत्मदाह करना पड़ता है, अपने ही सरकार में लखनऊ जैसी जगह पे दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहे हैं, अपनी ही सरकार में भारतीय जनता पार्टी के सीओ एसडीएम के सामने गोली मार के हत्या कर दी जाती है, भाजपा की सरकार में दिन दहाड़े यहाँ अपहरण हो जाता है कानपुर में, और अपने ही सरकार में पुलिस का एनकाउंटर हो रहा है, यहाँ शराब माफियाओं का बोलबाला चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, उनको आप रोक नहीं पा रहे हो। इतना बोलबाला कि यहाँ जहरीली शराब पीने से लगातार लोगों की मौतें हुई हैं, और जिस तरह से आपने देखा था कि पुलिस वालों को, शराब माफिया ने पुलिस वालों को मार डाला, यहाँ पुलिस का एनकाउंटर हो रहा है, कानपुर में देखने को मिला, विक्रू कांड में, फिर आकाशगंज में देखने को मिला। तो आप सोचो किस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर में। और कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल, भैया प्रभु हाथ जोड़ के निवेदन है, उत्तर प्रदेश हमारा बहुत अच्छा था, और आप उत्तर प्रदेश का आज जब बात करते बाहर जाके तो लोग हमसे फोन करके पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितना अपराध बढ़ा है, फिर ये आके आपके यहाँ के लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं? तो मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की आदत है झूठ बोलने की, तो झूठ बोलती है, इसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, उमाशंकर पांडे जी, प्रश्न इस बात को लेकर है क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप लेफ्ट के साथ आप लोगों का घालमेल है, वोटों का ध्रुवीकरण आप लोग केरल में करते हैं और ये आपको फायदा देता है, इसे वो तोड़ेंगे। ये कुछ भी कह सकते हैं। जब किसी की आंखों का पानी मर जाता है राम मोहन जी, फिर वो बेशर्म हो जाता है, फिर वो कुछ भी बोलता है। अच्छा, इनका देखिए, ये राम की बात करते हैं लेकिन नशाखोरी में इनके युवा विंग के लोग पकड़े जा रहे हैं, चरित्रहीनता में इनके आरएसएस के लोग और जोशी जी मध्य प्रदेश वाले पकड़े जा रहे हैं। ये बेशर्मियत है। और आज योगी जी ने जिस तरीके से भगवान श्री राम जी का नाम लिया
ये सोचिए, हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, राम जी की धरती के लोग हैं, देखिए कितनी बेशर्मी। प्रियंका गांधी जी आज प्रयागराज में थी, यानी कि वो प्रयागराज कहां, श्रृंगबेरपुर। श्रृंगबेरपुर क्या है? यहां पे गुहराज निषाद का वो राज्य है जहां पर जंगल जाते हुए भगवान श्री राम जी ने अपने राजसी वस्त्रों का परित्याग किया था और उनके मित्र गुहराज निषाद के यहां उन्होंने पहला रात्रि प्रवास किया था। उन्हीं गुहराज निषाद के वंशजों को, निषाद समुदाय के लोगों को योगी जी की पुलिस की लाठियों ने बर्बरता से मारा, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा। नाव को, जो उनकी जीविका का साधन था, उसे तोड़ दिया। और गुहराज निषाद भगवान राम के दरबार के रत्नों में शामिल थे, उनके अजीज मित्र थे। तो क्या योगी जी को भगवान राम की कहानी भी नहीं पता है? अब टेस्ट कर लेते हैं राम मोहन जी। ये जरा ये पांडे जी बताएं, ये तो राम के कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं ना, चंदा ले रहे हैं ना, सबने अपनी अपनी रसीद छपवा ली है। ये जरा बताएं कि श्रृंगबेरपुर, जहां पर निषादों के ऊपर योगी जी की पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया है, राम जी का और क्या संबंध है वहां से? पता है आपको? राम जी की बहन का घर है वो। क्या नाम था बहन जी का, राम जी के? बताइए आप। जहां पर आपकी लाठियों ने निषादों के ऊपर बर्बरता की हद कर दी, राम जी के बहन का क्षेत्र है वो, वहां के राजा की लाठियों ने गुहराज निषाद यानी कि भगवान राम के लोगों पर लाठियां बरसाई है। और योगी जी वहां जाकर राम की बात कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। यह साबित हो गया राम मोहन जी कि हर भगवा वस्त्र पहनने वाला संत नहीं होता। आसाराम भी होते हैं, गुरमीत राम रहीम भी होते हैं। पांडे जी जरा बताइए मुझे, वहीं श्रृंगबेरपुर में राम जी की बहन की शादी हुई थी जहां पर आपने लाठियां बरसाई हैं, राम जी के बहन का नाम बताइए। आई चैलेंज यू, चुनौती दे रहा हूं। राम के ठेकेदार बनते हैं आप, धर्म का सर्टिफिकेट देते हैं आप। जिन लोगों के अपने सर्टिफिकेट, अपने मार्कशीट फर्जी है, वो राष्ट्रवाद धर्म का फर्जी सर्टिफिकेट बांटने का धंधा कर लिए हैं, फर्जी रसीद छपवा के चंदा जुटा रहे हैं। राम के नाम पर धंधा करने पांडे जी के पास आ रहा हूं, लेकिन एक कमेंट रसिक बदूत से भी जरूरी है। बंद करो। मैं राम सीता का कोई हलफनामा, राम सीता का कोई अस्तित्व ही नहीं था, वास्तविक पात्र नहीं थे। ये हलफनामा कहां भटक रहे हैं? ठीक है, एक सेकंड रसिक बदूत जी से कमेंट लेना, फिर मुझे ब्रेक पे जाऊंगा मैं। रसिक बदूत जी जरा इनसे पूछ लीजिए, ये पूछ लीजिए, ये फर्जी राम भक्तों से जरा पूछिए ना। अरे फर्जी मार्कशीट वाले, फर्जी राम भक्त, ये देखिए साबित हो गया। देखिए राम मोहन जी साबित हो गया। ठीक है रसिक बदूत जी, एक सेकंड रुक जाइए सभी लोग। वंशजों पर लाठियां बरसाने वालों, राम का नाम लेने का अधिकार। रसिक बदूत जी, राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीतिक दृष्टिकोण से योगी आदित्यनाथ का केरल दौरा आप कैसे देखते हैं? मैं वापस आऊंगा इन सारी चीजों पे। रसिक बदूत जी, कैसे देखते हैं आप योगी आदित्यनाथ का केरल दौरा? जी राम मोहन जी, देखिए मई के महीने में करीब 5 प्रदेशों का चुनाव होना है, उनमें केरल भी एक राज्य है और भारतीय जनता पार्टी का केरल में केवल एक विधायक है, जबकि जो एक हल्के आंकड़े हैं उसमें लगभग 50% के आसपास हिंदू समुदाय वहां पर नजर आता है। तो उनका टारगेट वही है, वो ये चाहते हैं कि किसी तरह वहां पर अपनी पृष्ठभूमि तैयार की जाए। और दूसरी बात यह है कि देखिए योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाह रही, ताकि देश के अंदर उनका एक उनको लेकर के एक सोच विकसित हो पाए। तो उसी लिहाज से उनको वहां पर केरल में भेजा गया है, उससे पहले आंध्रा में भी भेजा गया था। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने पीठ का, अपने भगवा जो वस्त्र धारण किए हुए उसका पूरा लाभ लेने का प्रयास करते हैं जहां भी वो राजनीतिक रूप से भ्रमण करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से केरल के चुनाव को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर है और तमिलनाडु को लेकर भी गंभीर है। वो साउथ के अंदर और केरल के अंदर उन सब राज्यों को में जहां पर इनका अस्तित्व नहीं है, वहां पर सत्ता का
लाभ उठाते हुए वहां पर अपनी पृष्ठभूमि बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब सवाल मेरा विवेक श्रीवास्तव जी आपसे है कि अगर किसी को लगता है कि उसका हक दबाया जा रहा है, अगर किसी को लगता है कि उसे परेशान किया जा रहा है, तभी तो वो ऐसे लोगों की बात में आता है, या फिर ऐसे ही आ जाएगा? नहीं, देखिए, मैं आपसे बड़े स्पष्ट तरीके से कहूंगा कि जहां जहां एजुकेशन ज्यादा होगी वहां पे सांप्रदायिकता या फांसीवादी ताकतें नहीं आ पाती हैं। केरला पहला राज्य था जिसमें 100% लिटरेसी थी और इसीलिए केरला के अंदर इस प्रकार की प्रकृतियां नहीं आई। तो एक तो हमें एजुकेशन को बढ़ाना होगा। दूसरी बात है, देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हम चाहे लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राइट हो, लेकिन अंत में हम सबको बी.आर. अम्बेडकर द्वारा रचित जो भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत ही सब कुछ करना है। सारी इलेक्शन एक्टिविटी, चुनावों को लड़ना, जीतना, हारना, बिल बनाने, एक कॉन्स्टिट्यूशन को हम फॉलो करें। समस्या कहां आती है बहुत बड़ी कि एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है जो आरएसएस जिसका जन्मदाता है कि साहब एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू मेजॉरिटी है, तो ये जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है ये इसी को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। उस नैरेटिव में, जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बताया, अचानक मुसलमानों को आक्रांता घोषित कर देना, अचानक मुसलमानों को फैनेटिक घोषित कर देना, अचानक घोषित कर देना कि हिंदू मुसलमान तो साहब जो टू नेशन थ्योरी थी जो वीर सावरकर जी ने गिफ्ट में मोहम्मद अली जिन्ना को दी थी 1930 के दशक में, तो वो जो है इसको अभी तक ही उसके साथ जी रहे हैं। 2021 के अंदर आप विज्ञान की बात करिए, हमें अच्छा लगेगा। अनफॉर्चुनेटली धर्म एक ऐसी सेंसिटिव इशू है, ना सिर्फ भारतवर्ष में, पूरे विश्व में, कि धर्म के, क्योंकि हर व्यक्ति की कोई ना कोई समस्या जीवन में होती है, तो धर्म एक ऐसा साधन बन जाता है जिसके थ्रू उसको लगता है कि उसकी समस्याओं का निदान होगा। मार्क्सवाद इसीलिए बड़ा क्लियरली कहता है कि धर्म को हमेशा इस तरह के मामलों में आप साइड में रखिए, लेकिन धर्म को दिखा करके जब आप वोट मांगने लगते हैं कि भाई ये राम के राज्य की हम स्थापना करेंगे, और जबकि अगर आप जीडीपी के फिगर्स देखिए, मैन्युफैक्चरिंग के फिगर देखिए, एग्रीकल्चर बिल अभी लेकर के आए हैं, लव जिहाद बिल एक बेमानी सा बिल है जिसका ना कोई सिर ना पैर, तो आपको पता चलेगा किस तरह से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। भगवा आप पहन रहे हैं, आप पहनिए साहब, भगवा पहन के आप साधना करिए तो लोगों को अच्छा लगे। अब भगवा पहन करके आप राजनीति करते हैं, 100 गलत काम करते हैं, 100 गलत तरह के चंदे इकट्ठे करते हैं, 100 तरह के उद्योगपतियों को बेनिफिट पहुंचाते हैं, क्या आप भगवा का सम्मान कर रहे हैं? आप ही मुझे बता दीजिए, भगवा का कॉन्सेप्ट क्या था? वो तो विरक्ति थी। जहां तक अगर सो-कॉल्ड हिंदू संस्कृति की बात अगर आप करेंगे तो हमने तो नहीं आज तक किसी भाई धर्मशास्त्र में देखा या पढ़ा कि भाई भगवा पहन करके राजनीति करिए, भगवा पहन करके सांसारिकता में आइए, भगवा पहन करके बिजनेस करना शुरू कर दीजिए, जो आज का ट्रेंड बन गया है। बाबा रामदेव से लेकर के आसाराम बापू एक हो गए, और भी किसी ने राम रहीम का भी जिक्र किया था। तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो भगवाकरण हो रहा है राजनीति का, ये एक गलत है। आप भगवा जरूर पहनिए, आप पूजा जरूर करिए, आप साधना करिए, आप राम के नाम में विश्वास करिए, कोई आपको नहीं रोक रहा है। परंतु जब इन सब चीजों को लेकर के आप राजनीति में आकर के लोगों को भ्रमित करते हैं तो लेफ्ट इसके खिलाफ है। हम वैज्ञानिक सोच से चलते हैं, हमारे हिसाब से बच्चों को साइंस सिखाइए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग सिखाइए, और धर्म अपनी जगह रहे, जिसको जिस तरह का धर्म पालन करना है वो करे। सामाजिक जीवन के अंदर, पॉलिटिकल जीवन में, राजनीतिक जीवन में कृपा करके इसको ना लाएं, ये समाज के सोशल फैब्रिक को तोड़ देगा। मैं सीधी बात आज कह रहा हूं टेलीविजन के ऊपर, बीजेपी के प्रवक्ता को भी। लेकिन समस्या ये है विवेक जी, मैं आपकी पूरी बात को गंभीरता से अभी तक सुन रहा था, लेकिन समस्या ये है कि जब केरल में सामाजिक धागे को तोड़ने वाला पीएफआई आपत्तिजनक परेड निकालता है, आपत्तिजनक कृत्य करता है, तब आपकी सरकार उस पर कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं करती। इसलिए ये आरोप लगते हैं कि आप एक जगह तुष्टीकरण करते हैं और दूसरी जब योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो आपको फिर वो भगवाकरण दिखने लगता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बैठ करके, आपका सम्मानित चैनल है, आप सम्मानित एंकर हैं, तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जितने दर्शक देख रहे हैं कृपा करके गूगल पे चले जाइए और टाइप करिए एक्शन टेकन बाय द लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट अगेंस्ट पीएफआई, तो आपको इतने केसेस मिलेंगे वहां पे जो लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने गलत तरह के पीएफआई के एलिमेंट्स के खिलाफ बड़े स्ट्रांगली आज से नहीं बहुत पहले से कर रही है। ये एक चीज है, ये सत्य है, और इसीलिए मैं आपके चैनल पे इस चीज को बोल रहा हूं। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई अब हम इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को हम सपोर्ट करेंगे और भगवाकरण के हम खिलाफ हैं। मैंने जो सवाल अभी पूछा, ये अभी पॉपुलर फ्रंट डे अभी गया है, उस दिन की परेड आपने देखी, उसके कई तस्वीरें भी वायरल हैं, वो बहुत आपत्तिजनक है। जी, आपत्तिजनक है, वो ऐसा नहीं है, उसके बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन दूसरी बात भी है, ये दोनों संगठन, हम तो आरएसएस और पीएफआई दोनों को सिक्के के दो पहलू मानते हैं, एक हेड से एक टेल्स है। एक हिंदू फंडामेंटलिज्म को प्रमोट करने के लिए काम करता है
और अपने आप को आरएसएस कहता है साहब हम तो सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन है, वी आर अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और पीएफआई भी यही चीज इस्लाम को लेकर के कर रहा है। तो ये दोनों लोग जो हैं ये बेसिकली अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं। अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपको फॉलो करना है तो एक ही शब्द आता है, भारत, भारतीय, इंडियन। उसमें ना आप हिंदू है आइडेंटिटी आपकी, ना आपकी आइडेंटिटी मुसलमान है। ये मेरा कहना है। नहीं तो यही मेरा सवाल भी इसी के आसपास था कि अगर दोनों आपके लिए बराबर हैं तो फिर एक तरफ सॉफ्ट स्टैंड, दूसरी तरफ हार्ड स्टैंड, क्योंकि हमने यही देखा है केरल में ये देखा है कितने लोगों की हत्या हुई। वो आरएसएस के लोगों की हत्या, आरएसएस के लोगों की जब हत्या होती है तब सरकार उसके खिलाफ है। हत्या किसी भी राज्य में गलत है, किसी आरएसएस या बीजेपी के कार्यकर्ता की भी किसी भी राज्य में होती है, चाहे केरला ही हो, तो वो निंदनीय है। और लेफ्ट फ्रंट की सरकार इसके समर्थन में नहीं है कि किसी नागरिक, वी आर लिबरल्स, लेफ्ट के साथ शब्द यूज किया जाता है, लेफ्ट लिबरल्स। इसका मतलब है यू आर इंडिपेंडेंट, आप अपने हिसाब से अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करें। बस एक कंडीशन का आप ध्यान रखें कि आपकी आइडियोलॉजी हमारे संविधान के मूल ढांचे को ना चैलेंज करे। और मैं सिर्फ क्लोजिंग एक कमेंट आपसे चाहूंगा, और ये हिंदूवादी जो हैं योगी साहब, इनसे पूछना चाहूंगा, लव जिहाद तो बना दिया साहब, वो कानून कब आएगा जब मंदिर में पुजारी बनने का अधिकार हर मंदिर के अंदर आप दलित को देंगे, और तब मैं आपको मानूंगा कि आप सच्चे में हिंदुओं के हितैषी हैं। कब वो दिन आएगा जब मंदिर में ब्राह्मण ही नहीं, एक दलित भी पूजा करवा सकेगा, पुजारी बन सकेगा, और पूजा करवाने का और भगवान की ठेकेदारी सिर्फ ब्राह्मण समाज की नहीं होगी। ये मेरा प्रश्न है, योगी आदित्यनाथ जी से प्रश्न है मेरा, तब हम मानेंगे कि आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं। अशोक पांडे जी, देखिए आपको बता दें कि अभी कह रहे थे कि जहां पढ़े लिखे लोग हैं वहां समझदार लोग हैं। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तो ओसामा था, कंप्यूटर इंजीनियर था। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था अफजल गुरु थे, प्रोफेसर थे। अरे नीयत की बात है, राम से इनको इतनी एलर्जी क्यों है? राम राज की परिकल्पना अगर होगी तो मर्यादा के लिए, वचन के लिए वो सत्ता को छोड़ के वन में चले गए। भरत जैसा भाई मिलेगा जो उनका खड़ाऊ रख के राजपाट चलाता रहा, लेकिन इन्हें राम जी से एलर्जी है और पीएफआई से प्यार है। ये दुर्भाग्यजनक है। हम तो राम राज बैठे थे लोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम राज इस देश में अगर लागू हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा, सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी, जातिवाद खत्म हो जाएगा, गैर बराबरी खत्म हो जाएगी। लेकिन लोगों को राम के क्या एलर्जी है? इनके साथ आप धोखा कर रहे हो। आपने उनको वादा किया था रोजगार देने के लिए, लेकिन आप उनको रोजगार नहीं दे पाए। प्रभु राम के बच्चों को, प्रभु राम की बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। प्रभु राम आपको कैसे माफ कर देंगे? प्रभु राम तो आपको से बहुत नाराज है। पंडित जी आपको शराब का कोई अस्तित्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार नहीं आएगी, सिर्फ साइकिल की सरकार आएगी। साइकिल की सरकार के लिए एक बात एकदम क्लियर हो चुकी है कि प्रभु राम भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है। इसके बाद इटली जाना पड़ जाएगा। उन्होंने उसका राजनीतिकरण किया है, लेकिन प्रभु राम के बच्चों का मदद नहीं की, प्रभु राम के बच्चों के साथ न्याय नहीं किया। इसलिए पिता को बेटा भगा रहा है, चाचा को बेटा भगा रहा है। समाजवादी पार्टी में आपने देखा होगा, अगर राम राज रहता तो चाचा का सम्मान भतीजा करता, पिता का सम्मान कहाँ है? प्रभु राम का सम्मान करते कि नहीं करते? अगर प्रभु राम का सम्मान करते तो अयोध्या जैसे नगरी में बच्ची के साथ अन्याय नहीं होता। प्रभु राम का सम्मान होता तो हाथरस की बच्ची के साथ अन्याय नहीं होता। प्रभु राम की बच्ची है, अखिलेश जी मुलायम को हटाते नहीं। राम राज रहता तो बच्ची के साथ अन्याय, दिन दहाड़े जो हत्या हो रही है, प्रोग्राम के बच्चे नहीं है। क्या किसान भूखा प्यासा धरने पे बैठे हैं? 150 से ज्यादा किसानों की मौत होगी, प्रोग्राम के बच्चे नहीं है। चौगाताव में कितने प्रोग्राम के बच्चों की मौत हो गई? आपकी अवस्था की वजह से आप एम्बुलेंस नहीं दे पाए। प्रोग्राम में नहीं देखा कि एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से राजनीति तो होनी चाहिए। हॉस्पिटल में जब राजनीति पे आधारित होगी तो कोई चोरी नहीं करेगा, कोई फरेब नहीं करेगा। ये प्रोग्राम का नाम क्या आपने राजनीति किया है? प्रोग्राम के बच्चों की मदद नहीं की। प्रोग्राम के बच्चों की मदद की होती, आज प्रोग्राम के बच्चे रोजगार खड़ा कर दिया है। आज प्रोग्राम के बच्चों का इलाज हो गया होता, आज प्रोग्राम के बच्चों का किसानों का बिल उनका वापस ले लिया गया होता, प्रोग्राम की बच्चियों के साथ अन्याय नहीं हुआ होता। अब मैं फिर वही बात कहूंगा, परेशान नहीं हो रहे होते। प्रोग्राम के बच्चे पेट्रोल डीजल कोरोना के इलाज के मामले में, प्रवासियों को व्यवस्था के मामले में
ठीक है, मैं फिर वही बात कहूंगा जो ब्रेक से जाने से पहले मैंने कही, उत्तर अनुराग प्रदेश भदौरिया की जी, पीठ थपथपाई गई। सब तो भगवान के हैं, कौन किसी और का है, सब तो भगवान के हैं। बिल्कुल। लेकिन इस भौतिक दुनिया में क्या क्या भगवान के नाम पर आप ढोएंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से सीधी बात जानता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, नेताओं से अगर आप सामाजिक विकास का जैसे बोलोगे कि समाज का विकास करना है, उनकी आंखें ऐसे खुल जाएंगी। मतलब आपने कोई एलियन नाम ले दिया। समाज के विकास का नाम मतलब इन्होंने सुना ही नहीं है, करना ही नहीं है। जैसे आप बोलोगे नफरत की राजनीति करनी, आइए आइए, ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो हम लोग को सूट करता है, चलिए इसमें काम करते हैं, सत्ता इससे बहुत बढ़िया आती है, चलिए नफरत फैलाते हैं, समाज को बांटते हैं। इसमें बीजेपी के नेता जो कितने खुश हो जाते हैं। और सामाजिक विकास का जैसे नाम लोगों कि समाज में विकास करना, योजना, शौचालय, ऐसे लगता है पता नहीं क्या बोल दिया आपने, ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो उन्होंने सुना ही नहीं है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए चिंता की बात है कि समाज का विकास का नाम ही इन्होंने नहीं सुना है। विकास दुबे का नाम ये सुनते हैं, विकास दुबे जैसे लोगों को तो बड़ा बनाते हैं, लेकिन समाज का विकास नहीं कर पाएंगे, रोजगार नहीं दे पाएंगे, डेवलप नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट समिति की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट समिति का करेंगे, 4.5 लाख करोड़ लेके आने की बात करेंगे। उमाशंकर पांडे जी के पास में चलूंगा। ये लोग हैं। उमाशंकर पांडे जी बोलिए। जी देखिए राम मोहन जी, अभी बात पीएफआई की हो रही थी और भी तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करके अपने आप का जो पीछे का इनका पाप है उसको धुलने का प्रयास करते हैं। करो या मरो का विरोध इन्होंने किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो का विरोध इन्होंने किया, असहयोग आंदोलन का विरोध इन्होंने किया, क्रांतिकारियों की मुखबिरी इन्होंने की। एक बात, पीएफआई की बात आजकल ये पिछले 5-6 सालों से कर रहे हैं। राम मोहन जी जरा, अरे चिल्लाओ नहीं, फर्जी रामवादी, सुनो, अरे सुनो यार, राम फर्जी वाले, अरे ये एक एक करके, अरे सुनिए राम मोहन जी, ये 376 हटाने वालों, अपने लिए 376 हटाने वालों को कहिए चुप रहे, 376 अपने लिए हटाने वालों को कहिए चुप रहे। महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, चुप रहिए, 376 का आनंद लीजिए, चुप रहिए। देखिए राम मोहन जी, इन्होंने पीएफआई की बात कर रहे हैं, आप सीना 56 इंच से काम नहीं चलता, 56 इंच के सीने के अंदर मजबूत दिल चाहिए, जिगर चाहिए और एक बेहतरीन फुफ्फुस चाहिए, जो हमारे अंदर था। 1949 में हमने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन को बैन कर दिया, आरएसएस को भी उसी समय बैन किया था, क्योंकि ये देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे ये लोग। 8 साल तक बैन करके रखा। जब इन्होंने कहा, ओवैसी के वंशजों ने कहा कि नहीं हम आपकी बात मानेंगे और ऑल इंडिया जोड़ा, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन बने, तब हमने हटाया। जब इन्होंने लिखित में माफी मांगी, संविधान की बात मानने की बात की, आरएसएस ने झंडा फहराने की बात की, तब हमने बैन हटाया था। पिछले 4-5 सालों में अगर पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, क्या मोदी के अंदर सीने में दिल नहीं है क्या, जिगर नहीं है क्या कि वो पीएफआई को बैन कर दे? क्यों नहीं किया बैन अब तक? अगर पीएफआई पिछले 4 साल से पीएफआई, अरे बेशर्म लोग, अगर पीएफआई देश विरोधी गतिविधि में है, बैन करने के लिए क्या बराक ओबामा से परमिशन लेने जाना पड़ेगा क्या? या वो नवाज शरीफ से परमिशन लेने पाकिस्तान जाओगे जहां बिरयानी खाने गए थे? बेशर्म लोगों, कम से कम राष्ट्र के नाम पर, धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम ना करो। अगर पीएफआई, मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, अगर पीएफआई या कोई भी संगठन देश विरोधी गतिविधियों में है, बैन करने के लिए किससे परमिशन लेने की जरूरत है? प्रचंड बहुमत वालों को। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत, देश में प्रचंड बहुमत, क्यों नहीं बैन किया? क्यों नहीं बैन किया? अरे चिल्लाओ नहीं। और फर्जी रामद्रोहियों सुनो, क्यों नहीं बैन किया पीएफआई को? 4 साल से सरकार है, क्यों नहीं बैन किया? जिसे एक क्यों नहीं बैन किया, ये मुझे बताओ, जवाब दो। एक अंग्रेज ने इनकी पार्टी बनाया था, बैन ऊपर होना चाहिए। आपने क्यों नहीं पीएफआई बैन किया, बताओ? तो ब्रिटिश हुकूमत में किससे एक अधिकारी था, उसने कांग्रेस की स्थापना की, मुशर्रफ से, जिनके लिए रेड कारपेट बिछाया था। मुस्लिम लीग के साथ पहला गठबंधन करने वाले
भारतीय जनता पार्टी के लोगों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बुलाओ, उनकी आत्मा को, राम के भक्तों ना। अरे चाइना के पैसे पे राजनीति करने वालों, पाकिस्तान की भाषा बोलने वालों, ये दुर्भाग्यजनक है। क्या नैतिकता की बात आप कर रहे हो? देश की जनता जानती है कि चाइना के पैसे पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आप मुझे धर्म और राष्ट्र सिखाओगे? हमने कुर्बानियां दी हैं। भाजपा पैदा नहीं हुआ था, सिखाएंगे। पैदा हुआ है आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, हमारे लिए लिखा गया था, हम लाए हैं सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम सीता वास्तु पात्र नहीं थे। मेरे वतन के प्रियंका जी गंगा नहाएंगी। पानी, ये गीत हमारे लिए लिखा गया था। अंग्रेजों के मित्रों, अंग्रेजों के वंशजों, ये गीत हमारे लिए आपके जन्म के पहले लिखे गए थे। अरे अंग्रेज ने कांग्रेस की स्थापना की, ये ह्यूम वाले लोग हैं, रामद्रोही 376 का आनंद इटली वाले लोग हैं, इनसे भारत से मतलब वाले लोगों, वो जोशी आरएसएस का चरित्र जो है वो देश के सामने वाले लोगों, कम से कम बोलते हुए इतना समझ लीजिए कि आज दिग्विजय सिंह, सोशल मीडिया बहुत आप क्या है, हर चीज सामने आ जाता है। जैसे चरित्रवान आप क्या करते हैं आप लोग? क्यों बेशर्मी करते हैं? 376 क्यों हटाया बताओ? क्यों हटाया 376? आनंद था? आरएसएस को जरूरी था? और बात करते हो लव जिहाद की, उसमें लब जोड़ दिया। सबसे पहले सोनिया जी ने समर्थन किया। उर्दू शब्द है कि इस देश में समलैंगिकता कानून पे सबसे पहले समर्थन सोनिया और राहुल ने किया, याद करिए। इतनी बेशर्मी, इतनी बेशर्मी। दीनदयाल उपाध्याय की मौत का जांच करा लो, हिम्मत हो, चैलेंज कर रहा हूं, जांच करा लो। पे मोहर लगाया सबसे पहले सोनिया जी ने, एक बार और राहुल जी ने तो 6 बार लिखित में माफी मांगी। और राष्ट्रवाद आप सिखाते हैं। फर्जी मार्कशीट वालों से फर्जी सर्टिफिकेट देश को नहीं चाहिए। न राम के हैं आप, न देश के हैं आप, केवल नफरत फैलाने का काम करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो योगी जी पहले राम के लोगों को, गुहराज निषाद के वंशजों के पास जाते, ना कि जहर फैलाने, नफरत फैलाने, इंसानियत के बीच दीवार निषाद का नाम लेने की हकदार नहीं है। गीता का श्लोक बता दूं, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे चुके हैं। ओम पूर्ण नहीं है, पल्ले नहीं पड़ेगा। अरे रामद्रोहियों सुप्रीम कोर्ट ऊपर हलफनामा दे रखा है, पढ़ना जाके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आत्मा अजर अमर है और वो परमात्मा एक है। एक में से एक निकाल दो तो फिर भी एक ही बचता है। ये है इंसानियत की परिभाषा। गीता कभी पढ़े हैं आप? अब समस्या है गीता, इसका अर्थ बता दो। बिल्कुल पढ़े हैं। बहन का नाम नहीं बताया, हम हलफनामा नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट में। समस्या ये है, राम के नाम पर, राम जीवी लोगों, राम के नाम पर चंदा लेने समस्या वाले अब ये है, राम के हलफनामा दो वाले लोगों, राम के अब समस्या ये है कि बात केरल की राजनीति की कीजिए राम के नाम पर तो बात होती है संघ के इतिहास पर और कांग्रेस के इतिहास पर। इंसानियत की हत्या करने वाले लोगों, बात होती है कांग्रेस के इतिहास पर इंसानियत को बांटने और ये भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि उस कांग्रेस में और इस कांग्रेस में कितना फर्क है। ब्रिटिश अधिकारी था। ये भूल जाते हैं कि जब गांधी थे, गांधी के जो विचार थे उसमें कितना फर्क है। पाकिस्तान का वो आईएसआई का समर्थक, आईएसआई पठानकोट, समस्या बहुत सारी है मोदी जी ने, समस्या बहुत सारी है। रेड कारपेट बात अंग्रेजों की करते हैं, आपकी सरकार ने बात अंग्रेजों की करते हैं निमंत्रण, और अंग्रेजों के मित्र सिंधिया को लंबे वक्त तक सत्ता में रखते हैं। उमाशंकर पांडे जी, उमाशंकर पांडे जी, आतंकवादी उमाशंकर पांडे जी छोड़ने कौन गया था? सच्चाई कहीं दाएं बाएं नहीं जाती। एक अंग्रेजों के मित्र सिंधिया थे, आजकल वो बीजेपी में चले गए। उनको लंबे वक्त तक आपने सत्ता में रखा। नहीं, पहले उनके वंशज पहले से वही थे, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई माधवराव जी भी चौखट पे वहीं पे थे, साजिश करके
ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहीं पर थे और वो राजमाता सब वहीं पे थे। ये सब पहले से इन्हीं के, वही तो मैं पूछ रहा हूं कि माधव राव जी भी वहीं पे थे, ज्योतिरादित्य जी भी वहीं पर थे। आपके तो बड़े सम्मानीय नेता उत्तर प्रदेश में पश्चिम की जिम्मेदारी उन्हें दी आप लोगों ने। आते जाते रहते हैं ना आते जाते नहीं रहते। मैं तो सिर्फ इस बात पे कह रहा हूं कि अगर चिंता इतनी राष्ट्रवाद की है तो फिर पूरी बातों पर आइए, अधूरी बातों पे क्यों चलते हैं? तो ये सियासत है, ये मान लीजिए कि ये राजनीति है। राजनीति अपनी सुविधा के हिसाब से चलती है, छोड़ा हो तो बता दीजिए। राजनीति अपनी सुविधा के हिसाब से चलती है। ये सभी राजनीतिक दल मान लीजिए जो कल उनके थे वो आज आपके हैं, और जो आपके हैं वो कल उनके हो जाएंगे, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस देश की जनता को पड़ता है, फर्क इस देश की जनता को पड़ता है। आप लोगों के लिए तो जिताऊ कैंडिडेट हमेशा सिरोधार्य होता है। मध्य प्रदेश में हमने ये देख लिया। अब सवाल है रज़ीक वदूद साहब कि धर्म की बातें इतनी गूढ़ अगर सब लोग समझते हैं तो फिर उस जनता का मूड क्यों नहीं समझ पाते जो उत्तर प्रदेश की जनता है? फिर कहते हैं कि देखिए बीजेपी के साथ चले गए और बीजेपी को एक तरफा इतनी सीटें दे दी। ये जनता आसानी से तो नहीं जाती किसी की तरफ। राम मोहन जी, इसी चुनाव में बदलेगा, इसी चुनाव में बदल जाएगा। नहीं, आपके लिए तो 30 साल से नहीं बदला। अभी तो हम सपा और बीजेपी की बात कर रहे हैं। आपके लिए तो 30 वर्षों से नहीं बदला है। आप तो हर बार यही उम्मीद करते हैं। रज़ीक वदूद साहब, इस बार राम मोहन जी देखिए, देश की जो राजनीति है और जो चुनाव है ना, वो कभी भी जनता के मुद्दों पे नहीं होते। वो सत्ताधारी या विपक्ष या सत्ता पक्ष जो जिस प्रकार की आपस में मुद्दे तय कर लेते हैं और जिस तरह से मुद्दों को उछालते हैं और जिस तरह से उनको प्रोपेगेंडा फिट बैठ जाता है मीडिया में, उसके हिसाब से वो चुनाव पूरा लड़ते हैं। ये एक तरीके से पूरा चुनाव देश में जो होता है वो वन वे कम्युनिकेशन के मीडियम से होता है। ये कोई भी राजनीतिक दल जनता के बीच जाके उनके मुद्दे ढूंढ के और उसके ऊपर आर्गुमेंट या उस पर अपने एजेंडे बता करके वोट नहीं लेके आते। ये स्वयं चुन लेते कुछ बातें और उन बातों की घोषणा करते फिरते हैं जनता के बीच में, और फिर पूरा चुनाव लड़ लेते हैं। घोषणाएं ये विकास की करते हैं, लेकिन चुनाव आखिर में जाकर के अंत में सांप्रदायिक मुद्दों और जातिगत जो सम्मान की बात आती है उस पर जाकर के आधारित हो जाता है। तो ये देश के लोकतंत्र का मजाक है और ये विडंबना है देश की कि देश की जनता स्वयं अपने अधिकारों और अपने वोट की ताकत के बारे में नहीं जानती। और ये देखिए ऐतिहासिक बात है कि देश की जनता को, देश में करीब आज के वक्त में लगभग 90 करोड़ वोटर हैं, लेकिन वोट कितने लोग करते हैं ये आप और हम भी जानते हैं। लगभग 60 करोड़ से ज्यादा अभी तक कहीं पर भी किसी ने वोट नहीं हुआ है। तो बात यह है कि बाकी जो करीब 35 करोड़ के आसपास लोग हैं वो वोट करने क्यों नहीं जाते? जाहिर सी बात है, जब तक आप उन 35 करोड़ लोगों को भी वोटिंग बूथ तक नहीं लेके आएंगे तब तक देश का चुनाव आप निष्पक्ष या सही नहीं मान सकते। तो ये तो एक भेड़चाल है, ये घेराबंदी है और फील्डिंग करके वोट डलवा करके सरकार बना ली जाती है। तो इस प्रथा को तब तोड़ा जा सकता है, इस व्यवस्था को तब तोड़ा जा सकता है जब लोकतंत्र का मानो, लोकतंत्र की कसम खाने वाले लोग ये भी है जनता के बीच जाके लोकतांत्रिक को समझाया जा सकता है, चुनाव आयोग अपील कर सकता है, लेकिन उदासीन अगर कोई अपने कर्तव्यों के प्रति है, अपने अधिकारों के प्रति है, तो ऐसे लोगों को यह मानकर कि उनकी वजह से चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, यह मान लिया जाता है कि वो 60% जनता ही 100% है और वही अपने लिए चुनाव कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ी बात यह है कि कई जगहों पर ऐसा लगता है कि चुनौतियां बड़ी कठिन हैं और उनसे पार नहीं पाया जा सकता। इससे पिछले चुनाव में बंगाल में ऐसा लग रहा था, लेकिन इस बार लग रहा है कि मुकाबला टाइट हो गया है, कड़ा हो गया है। अब केरल में बीजेपी जो कोशिश कर रही है, क्या वो भविष्य में फल देगा, ये बहुत अहम है। और इसी हिसाब से क्या मेहनत भी भारतीय जनता वहां पर कर रही है, भारतीय जनता पार्टी वहां पर कर रही है, यह भी जरूर देखना पड़ेगा। यूपी मांगे